डेवलपमेंट में हमारे सामने जो चैलेंजेस थे उनमें सेकंड चैलेंज जो हमारा है बेटा वो रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड है कि फसल की कटाई के बाद जो उनका वेयर हाउस होता है उसमें हम किस तरीके से रखें, किस प्रोसेस से उसका क्लासिफिकेशन करें, वो समस्या हमारे सामने रहती है। क्योंकि हमारा जो आसपास का एरिया होता है वहाँ हमें मंडी अवेलेबल ईज़िली से तरीके से नहीं होती हैं। मंडियाँ जो होती हैं वो शहरों में होती हैं जो गांव की पहुंच से दूर होते हैं। तो उसको जब तक मार्केट में ना बेचा जाए तब तक उसको किस टेम्परेचर पर रखना है और गेहूं से भूसे को किस तरीके से अलग करके उसको कैसे वेयर हाउस में रखना है, वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने एक चुनौती है। ठीक है, जैसे फसल उगा ली गई है, कटाई के बाद जो हमारी फसल है उसको डायरेक्ट ना बेचा जाए तो उसको कहाँ रखा जाए, क्योंकि बेचने में भी समस्या है, क्योंकि मंडियों तक पहुंचने में भी टाइम लगता है। और दूसरा, मंडियों तक पहुंचाने के लिए जो साधन होते हैं उनकी भी ज़रूरत रहती है। तो ज़रूरी नहीं है सभी किसानों के पास वो साधन अवेलेबल हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा टाइम बीच में रह जाता है जिसके दौरान उनकी फसल जो होती है पकी हुई वो ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अब उसको सुधारने के लिए सरकार ने कुछ उपाय किए हैं। रेगुलेट मार्केट अवेलेबल कराई गई हैं, नियमित मंडियां बोलेंगे उनको हम, कि जिसमें जैसे ही उत्पादन हो जाएगा उसी दौरान आपसे सामान जो है वो खरीद लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी बनाई गई है। इसमें भी आपका यही है कि जैसे ही आपका उत्पादन कर दिया जाएगा उसमें आपको सामान वहीं बेच दिया जाएगा। और इसमें मेन ये रहेगा कि जो नए किसान हैं वो भी इससे ईजिली जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि भंडार गृह की फैसिलिटी दी जाए, वेयर हाउस आपको प्रोवाइड कराया जाए। और वेयर हाउस अगर प्रोवाइड कराया जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका सामान जो है वो सुरक्षित रहता है। उसके बाद रियायती यातायात, जो आपका ट्रांसपोर्ट है उसमें किराया जो लगता है उससे रिलेटेड आपको सब्सिडी दे दी जाए, छूट दे दी जाए, ताकि आप अपने सामान को मंडियों में आसानी से पहुंचा सकें। उसके बाद सूचना का प्रसार, अगर किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन है मार्केटिंग से रिलेटेड तो वो आप तक पहुंचा दी जाए, वो फ़ोन के माध्यम से पहुंचाई जाए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहुंचाई जाए, रेडियो के माध्यम से पहुंचाई जाए। कोई भी माध्यम हो सकता है कि मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो किसानों तक पहुंचनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम स्पोर्ट्स पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी है, ये इकोनॉमिक्स में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यूनतम जो समर्थन कीमत होती है कि कम से कम इतना तो कीमत रखी जाए किसानों के लिए कि जितना उनकी लागत लगी है वो उनको कवर हो जाए। ठीक है, और इसमें जो मिनिमम प्राइस रखा जाता है उससे कम कीमत पर वो खरीदने के लिए कोई उसको खरीद नहीं सकता उससे कम कीमत पर। ठीक है, उसके बाद एक आपका जो है नेक्स्ट इसमें कि कृषि जो है वो अलग अलग तरीके से की जाने लगी है और मार्केट जो है वो मार्केट में भी रिस्क रहता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ दी हुई हैं कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में जब जाओगे तो जोखिम इतना नहीं है जितना बिजनेस साइड में जाओगे तो आपका जोखिम ज़्यादा रहता है। सेकेंडरी लेवल पे जोखिम ज़्यादा होता है। जो आपका प्राइमरी सेक्टर है जिसमें आपका एग्रीकल्चर आता है वहाँ रिस्क जो होता है वो केवल रिसोर्सेज के एलोकेशन से रिलेटेड होता है। जब साधनों का बंटवारा किया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है वहाँ कि किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और किस तरीके से उनको यूज़ किया जाए। वो हमारे सामने सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है कि एक फसल उगाई जाए या अलग अलग फसल उगाई जाए। विविधीकरण का मतलब एक फसल ना उगा के ज़्यादा उगाई जाए। ठीक है, तो ये आपके सामने समस्या रहती है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है कि ग्रामीण विकास में उभरती और भी चुनौतियां हैं। कृषि के बाहर रोजगार, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के आउटसाइड में जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, फर्स्ट आपका पशुपालन है। पशुपालन जो लिव स्टॉक है आपका, लिव स्टॉक फार्मिंग इसको बोलते हैं कि जो मछली पालन होता है, मुर्गी पालन, गाय
भैंस इस तरीके से पाल के उनका दूध जो है वो बेचा जाता है, या भेड़ पाली गई है तो उनसे ऊन जो है वो बेची गई है। इस तरीके का व्यापार किया गया है, और जो कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काउंट होता है। वो खेती से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि खेती में केवल आप फसल उगाते हैं, और ये जो है आपका पशुओं से संबंधित रहेगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपका ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति 1966 में हुई थी, जो कि दूध से रिलेटेड थी। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है वो दूध से रिलेटेड थी, कि दूध का उत्पादन एकदम से बढ़ा दिया गया। वो कैसे बढ़ा है कि आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको छोड़कर लिव स्टॉक जो फार्मिंग है हमारा, उसकी तरफ हमारा रोज़गार जो है वो बढ़ा है। उसके बाद मछली पालन से रिलेटेड है कि मछुआरे जो हैं वो क्या करते हैं, मछली पालते हैं और वहाँ से मछलियों को निकाल के फिर मछली जो मार्केट होती है उसको वहाँ बेच देते हैं। इसके लिए भी उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं छोटे छोटे अपनी मदद के लिए। और ये मतलब समुंदर में, झील में जो आपके आसपास पानी का साधन है वहाँ मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद आपका हॉर्टिकल कल्चर है, बागवानी से संबंधित है कि बागों को लगा के उनसे गोल्डन रिवोल्यूशन यहाँ आई थी, स्वर्ण क्रांति सोने से संबंधित। ठीक है, वो किस लिए आई थी कि फसल जो है आपकी बागवानी की वो एकदम से बढ़ गई थी, बाग ज़्यादा लगाए जाते थे, वहाँ फल वगैरह जो है ज़्यादा उत्पादन किया गया। 91 और 2012 के बीच ऐसा सबसे ज़्यादा हुआ है कि बाग ज़्यादा लगाए गए हैं, वहाँ से उत्पादन लिया गया है। उसके बाद आपका हाउस होल्ड इंडस्ट्री है या कॉटेज है, जो छोटे स्तर की जो चीज़ें होती हैं जिनको काट कर, बुनकर, रंग कर बनाया जाता है, वो चीज़ें इसके अंदर आएंगी। जैसे डाई करके या कलर करके कार्टून या आपके जो टेडी बियर टाइप चीज़ें हैं उसको बना दिया जाता है, वो इस छोटे स्केल पे काम आएंगी आपकी। उसके बाद आपका एक तनवा मिशन था आपका, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेनिंग दी गई थी। तनवा जो है वो तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, महिलाओं से संबंधित था ये मेन। ठीक है, क्लियर। तनवा नाम का एक अभियान था, प्रोजेक्ट था, जो कि महिलाओं से संबंधित था, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक है वो उनको दी जाती थी वहाँ। ठीक है, उनसे वो क्या करते थे, जैसे डोल वगैरह बनाना या इस तरीके की, और ये एग्रीकल्चर में ही आते हैं ना, ये हमारे जो प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं ये सारी चीज़ें, जो मशरूम है या मछली पालन, मधुमक्खियों का पालन है जिससे हम शहद निकालते हैं, वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग उनको दी गई थी। उसके बाद आपका जैविक खेती या धारणीय विकास क्या है। जैविक खेती क्या है? जैविक खेती ऑर्गेनिक इनपुट्स का प्रयोग करके जब आपकी फार्मिंग की जाती है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला गया है यहाँ। इसमें जो हरी खाद होती है उसका प्रयोग किया जाता है, या पशु की खाद जिसको बोलते हैं, पशुओं का जो गोबर होता है उसको सुखा के खाद बना के तब उसको खेत में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैविक खेती क्यों की जाती है? जो आपके पुराने गैर नवीनीकरण संसाधन हैं, यानी कि जिनको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, जैविक खेती हमारे लिए ज़रूरी है कि ऐसे साधन जो हमारे पेट्रोल वगैरह हैं, जैसे इनको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता ना, तो इन पर आधारित ना होकर जैविक खेती क्या है वो खाद वगैरह पर निर्भर करती है। पर्यावरण इको फ्रेंडली है ये, क्योंकि इससे नुकसान नहीं होता है एनवायरनमेंट को, ना तो इससे कोई पोल्यूशन होता है, ना कोई किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट इसका होता है। उसके बाद जो आपकी सोयल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होता है, उर्वरा शक्ति को इंक्रीज़ किया जाता है जो आपकी खेती होती है उसमें। और ये जो भोजन होता है टेस्टी होता है कंपैरिजन किसके, जो खाद वाला भोजन होता है उसके कंपैरिजन में। और इसके जो टेक्निक है वो जो आपके छोटे किसान हैं वो यूज़ करते हैं। क्लियर, चैप्टर कंप्लीट हो गया है अपने।